स्वागत है दोस्तों आप सभी का पीटीआर एकेडमी में। और मैं हूँ ऋचा। देखिए, पिछले वीडियो में जब हमने औरंगजेब तक कंटिन्यू किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम मुग़ल सल्तनत की स्थिति देखेंगे, उसकी प्रशासनिक स्थिति देखेंगे, धार्मिक, सांस्कृतिक सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए पहले मुग़ल सल्तनत की हम प्रशासनिक स्थिति की बात करें तो इसमें हम पहले सामान्य प्रशासन जैसे हम हमेशा देखते थे और राजस्व प्रशासन दोनों देखेंगे। हमने जितने भी सल्तनत के बारे में देखा है तो हमने सभी में जितना इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस के उससे उतनी हमने सारी चीज़ें क्या की है, डिस्कस की हैं। तो चलिए सामान्य प्रशासन में हम केंद्रीय प्रशासन की बात करेंगे। केंद्रीय प्रशासन में विधायिका आती है और कार्यपालिका आती है। तो चलिए हम कार्यपालिका की बात करें। अगर देखिए कार्यपालिका में जो प्रधान होता था वो कौन होता था? राजा होता था। मतलब कि जो बादशाह होता था मुग़ल सल्तनत में, जैसे राजा, सुल्तान, आप काफ़ी सारे नामों से जानते हैं, तो उसका जो कार्यपालिका का प्रधान होता था वो राजा होता था। और राजा के कार्यों में सहायता के लिए क्या है, मंत्री परिषद और अन्य अधिकारी होते थे। तो राजा के बाद देखिए हम देखते हैं कि कौन कौन से मंत्री होते थे। तो पहले राजा होता था, फिर वजीर होता था, फिर वकील होता था, फिर वीर बख्शी होता था। राजा यानी बादशाह, वजीर जो होता था वो राजस्व प्रधान होता था, वकील जो होता था वो राज्य का प्रधानमंत्री होता था, और वीर बख्शी जो होता था वो प्रधान सेनापति और सैन्य विभाग का अधिकारी होता था। उसके बाद सद्र उस सुदूर होता था, ये क्या होता था, धार्मिक प्रधान होता था। और क्या है, जो अगर न्यायिक मामलों में क्या है, यही क्या है, न्यायिक कार्य भी किया करता था, जिसे क्या है, काजी भी क्या किया जाता था, कहा जाता था। और बाबर से क्या है, हुमायूं तक क्या है, वजीर का पद, यानी बाबर जो मुग़ल सल्तनत की स्थापना करता है उसके बाद हुमायूं तक क्या है, वजीर का जो पद है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन उसके बाद में जब अकबर आता है तो अकबर के समय में एक नया पद चालू किया जाता है। मैंने ऑलरेडी इसमें आपको बताया था जब मैंने वो किया था कि वो वजीर का पद ख़त्म करके क्या करता है, एक नया पद सृजन हुआ, जैसे वकील। अब जो वजीर है वो क्या है, राजस्व प्रधान रहा, वह जो वकील है वो क्या हो गया, राज्य का प्रधानमंत्री हो गया। पहले जो वजीर होता था वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भूमिका में होता था, लेकिन उसके बाद फिर कौन आ जाता है, वकील आ जाता है, जो क्या होता है, राजस्व का प्रधान, जो राजस्व वगैरह संभालता है, और राज्य का क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद एक वर्ड होता था मुहत्सिब। मुहत्सिब देखते हैं क्या होता था, ये सार्वजनिक लोकाचार विभाग का क्या होता था, प्रधान होता था। यानी ये क्या करता था, सारी चीज़ों की देखरेख करता था। और व्यक्ति के आचरण की भी क्या है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो व्यक्ति के आचरण की क्या करता था, देखरेख करता था। उसके बाद सैन्य व्यवस्था देखेंगे कि सैन्य व्यवस्था यहाँ की क्या थी। तो सैन्य व्यवस्था, अगर मुग़ल कालीन सैन्य व्यवस्था की हम बात करें तो इसमें क्या, ये जो मुग़ल कालीन जो सैन्य व्यवस्था थी वो मनसबदारी सैन्य व्यवस्था पर क्या थी, आधारित थी। मैंने ये आपको ऑलरेडी मनसबदारी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था, ये सारी मैंने आपको ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री में कवर किया हुआ है। तो मनसब देखिए क्या होता था, मनसब जो है वो क्या है, अरबी भाषा का शब्द है जिसका जो मीनिंग होता था वो क्या होता था, पद धारण करना होता था या पद होता था। देखिए मनसबदारी जो प्रथा है वो आखिर आई कहाँ से, मंगोल नेता चंगेज खां की देन है। किसकी, जो मंगोल नेता था चंगेज खां, उसकी देन है। और मुग़ल काल में क्या है, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी, अकबर ने की थी। अगर मुग़ल सल्तनत में देखेंगे तो इसकी शुरुआत कौन करता है, अकबर करता है। और अकबर ने 1594 से 95 में क्या है, मनसबदार के पद में क्या है, सवार पद को भी क्या कर दिया, जोड़ दिया। यानी जो मनसबदारी का जो पद हुआ करता था उसमें अब किसका एक नया पद होता था, सवार पद। और मनसबदार में क्या है, 3 श्रेणियां होती थी। यानी 10 से 500 तक के मनसब के मनसबदार, 500 से 2500 के जो होते थे वो उमरा होते थे, और 2500 के जो ऊपर के होते थे वो आमीर उम्दा होते थे। तो ये क्या है, मनसबदारों का पद था। उसके बाद चलिए मनसबदारी व्यवस्था देखते हैं कि आखिर क्या थी मनसबदारी व्यवस्था। तो मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, जाति और सवार पर क्या थी, आधारित थी। 2 पद थे, एक था जाति और दूसरा था सवार। जाति क्या है, ये अधिकारियों के पद, प्रतिष्ठा और वेतन को दर्शाता था। यानी जो जाति है वो जो अधिकारी होते थे मुग़ल सल्तनत में, उसमें क्या है, उनके पद, प्रतिष्ठा और वेतन दोनों को शो करता था। और जो सवार होता था वो अधिकारियों के घुड़सवार दस्तों को क्या करता था, दर्शाता था।
अकबर ने क्या है, अकबर का जब शासन चल रहा था उसके शासन काल में क्या है, यह नियम बनाया कि कोई भी मनसबदार, यानी ये जब अकबर का जब टाइम पीरियड था उसने ये बनाया था कि कोई भी मनसबदार जो है वो क्या है, अपनी जाति से अधिक मनसबदार नहीं रखेगा। ठीक है, यानी जितनी में उसकी जाति आती है, यानी जितने मनसबदार उसे रखने अलाउड है वो सिर्फ उतने ही रखेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक पर्सन है उससे 10 मनसबदार रखना अलाउ है तो वो 10 ही रख सकता था, उससे अधिक नहीं रख सकता था। और लेकिन क्या है, जहांगीर ने क्या है इसमें क्या कर दिया, यानी अकबर की जो नीति थी उसमें जब जहांगीर आता है तो ये परिवर्तन करता है, और परिवर्तन करते हुए इसे क्या है द्विअस्पा कर देता है, यानी इसे क्या है दोगुना कर देता है, और इसे क्या है सी अस्पा यानी दोगुना करके क्या है तीन गुना से क्या कर देता है, जोड़ देता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके मुग़ल काल में क्या है, मुग़ल काल में दाखिली क्या है जो पूरक सैनिक होता था, और अहदी यानी जो प्रतिष्ठित सैनिक होता था और सैनिक होते थे। तो कौन कौन से, दाखिली और अहदी नाम के क्या हैं 2 सैनिक होते थे। दाखिली को क्या है मनसबदार के नियंत्रण में रखा गया था, यानी दाखिली को कौन नियंत्रण में रखेगा, मनसबदार, और इनका वेतन भी जो था वो राज्य की तरफ से ही मिलता था। यानी जो मुग़ल सल्तनत में जो राजा है वो क्या है इनको क्या देगा, वेतन देगा। और अहदी जो है वो बादशाह के क्या है आसपास रहते थे, यानी बादशाह की क्या करते थे, देख रेख करते थे। उसके बाद मनसबदारों का जो पद है वो वंशानुगत नहीं होता था, इनको वेतन के रूप में क्या है जागीर दी जाती थी, और उस जागीर का हस्तांतरण क्या है जब राजा के नियंत्रण में होता था। यानी क्या है जो मनसबदार हुआ करते थे उनका पद जो था वो वंशानुगत नहीं था, यानी जैसे कि अब कोई पिता क्या कर रहा है मुग़ल सल्तनत में कार्य कर रहा है तो उसकी डेथ के बाद या जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो उस रिटायरमेंट के बाद उसका बेटा कार्य करेगा, तो ऐसा नहीं था, जो पद था वो वंशानुगत नहीं था, और उसके वेतन के रूप में क्या है उसे जागीर दी जाती थी। लेकिन जो जागीर का हस्तांतरण है वो क्या है राज्य के नियंत्रण में होता था, तो उसे क्या कहा जाता था, पाए बाकी कहा जाता था। उसके बाद राजस्व प्रशासन की हम बात करें तो राजस्व प्रशासन में देखिए मुग़ल व्यवस्था जो थी वो क्या है, मुद्दे रूप से क्या है अकबर की राज व्यवस्था, यानी अकबर ने क्या है काफ़ी सारे सुदृढ़ीकरण किए थे राज्य में आने के बाद, काफ़ी सारी चीज़ों में क्या किया था, बदलाव किया था। और अकबर ने क्या है शेरशाह की राज व्यवस्था के आधार पर, यानी शेरशाह सूरी जो एक शासक होता है उसके आधार पर क्या करता है अपनी राजस्व व्यवस्था को क्या करता है प्रारंभ करता है। और स्टार्टिंग में उसी में जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, वैसे जब हमने अकबर के बारे में पढ़ा था तो ये चीज़ें ऑलरेडी हमने डिटेल में पढ़ी थी, लेकिन फिर भी आपको एक बार और बता देती हूँ कि स्टार्टिंग में क्या करता है भूमि की पैमाइश कर उत्पादकता के आधार पर लगान निश्चित करता है। मतलब कि जैसे एक भूमि में क्या हुआ, जितनी फसल होगी उतने के आधार पर क्या लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि टैक्स फिक्स है कि अगर भूमि में पैदाइश नहीं होती है तो भी क्या है उनको टैक्स यानी कर देना पड़ेगा, ऐसा नहीं था। और उसके बाद क्या हुआ, गुजरात में जब गुजरात विजय के बाद क्या है राजस्व व्यवस्था में क्या कर दिए गए, थोड़े परिवर्तन कर दिए गए। और इसमें क्या है जब गुजरात विजय हो जाती है तो क्षेत्र के आधार पर क्या है फिर लगान को कुछ जगहों पर क्या किया गया था, निश्चित किया गया था। उसके बाद 1575 और 76 आते यानी धीरे धीरे क्या है उसने क्या है अपने संपूर्ण क्षेत्र में क्या है कई इकाइयों में बांट दिया, काफ़ी सारी चीज़ों में क्या है उसने बांट दिया था, और प्रत्येक इकाई पर क्या है एक अधिकारी नियुक्त किया, जिसे क्या है करोड़ी कृप कहा गया। क्या कहा गया, करोड़ी कृप कहा गया। यानी जो उसने नियुक्त किया था, अधिकारी जो नियुक्त किया था उसे क्या है और फिर क्या है करोड़ी व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था कि इसके अंतर्गत प्रत्येक इकाई से क्या है करोड़ी नामक अधिकारी को क्या है प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपए राजस्व के रूप में जमा करना पड़ता था। यानी जो करोड़ी जो व्यक्ति को करोड़ी घोषित किया जाएगा तो उसमें क्या
क्या था कि जिस व्यक्ति को घोषित किया जाएगा उसे क्या है हर साल 1 करोड़ रुपए क्या है राजस्व के रूप में जमा करना पड़ता था। और कुछ समय बाद ही देखिए जैसे ही एक जो करोड़ी व्यवस्था लाई गई तो उसके बाद जो करोड़ी जो पर्सन था वो क्या हो गया, भ्रष्टाचार में क्या हो गए, संलिप्त हो गए, यानी लिप्त हो गए, काफ़ी ज़्यादा भ्रष्ट हो गए करोड़ी जो थे। तो इसी कारण क्या है अकबर ने क्या कर दिया, इसे बंद कर दिया। और इसके बावजूद भी क्या है ये जो पद है वो शाहजहां के काल तक चलता रहा। यानी अकबर ने क्या है इसे बंद तो कर दिया था, लेकिन फिर भी ये पद जो था, ये चीज़ें जो थी वो धीरे धीरे शाहजहां के टाइम पीरियड तक चलती रहीं। और अपने सुधारों को अंतिम रूप देते हुए अकबर ने क्या है टोडरमल को क्या है 1582 में दीवान ए अशरफ नियुक्त किया था। उसके बाद टोडरमल ने क्या है जिस पद्धति की शुरुआत की, यानी दोबारा से जो टोडरमल उसके बाद जिस चीज़ की शुरुआत करता है उसे दहसाला पद्धति और टोडरमल पद्धति के नाम से क्या है जाना जाता है। और इसी पद्धति के अंतर्गत क्या होता था, पिछले 10 वर्षों यानी 1571 से 80 तक के उत्पादन का क्या है औसत निकाला गया। और उसी औसत यानी जो औसत निकाला गया उसी औसत के आधार पर क्या है लगान की दर जो है वो 1/3 भाग क्या है निश्चित की गई। तो ये क्या है औसत निकाला गया। और औसत निकालने के लिए क्या है भूमि को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। 4 भागों में कौन कौन से हैं वो भाग, जैसे जो पहला भाग है वो पोजल जो इसमें क्या था कि इसमें ये डिफाइन किया गया था कि प्रतिवर्ष कृषि हो। इस व्यवस्था में जो भूमि का वर्गीकरण था इसमें क्या है हर साल कृषि की जाएगी। उसमें क्या है प्रति जो थी इसमें क्या है ये डिसाइड किया गया कि इसे क्या है हर 2 साल के लिए छोड़ा जाएगा। मतलब कि क्या किया जाएगा कि जैसे इस साल क्या कर लिया गया, इस साल मान लीजिए कि आपने कुछ बोया है तो इसके बाद आपको क्या है इसको 2 साल के लिए क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। इस भूमि में कुछ नहीं बोया जाएगा, खाली छोड़ दिया जाएगा खेत को। वो इसलिए ताकि जो सॉइल की उर्वरक शक्ति है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। उसके बाद चाचर जो था वो क्या है 3 से 4 साल के लिए था। और जो बंजर थी वो 5 साल या 5 साल से अधिक के लिए था। इसके अतिरिक्त क्या है मुगल काल में बटाई प्रथा, नस्क और या कनकूत प्रथा भी क्या थी प्रचलन में थी। ये सारी व्यवस्थाएं भी क्या है चालू की गई थी। उसके बाद हम देखते हैं आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। मुगल सल्तनत की आर्थिक स्थिति, चलिए आर्थिक स्थिति जो है इसकी वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स।